जी टीवी में मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज की भी और आज क्या पिछले 2 हफ्ते से सबसे बड़ी खबर इन दिनों यही है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। वो कि हमारे कमर बाजवा साहब ना सिर्फ अपनी वो जो फॉर्मेशन जो है उससे खिताब कर चुके हैं, अलविदाई दावतें भी खा चुके हैं, उसके बावजूद जो है वो सवाल भी अपनी जगह और साथ साथ तवातुर से कि हु विल बी द नेक्स्ट कहते हैं सीनियर मोस्ट होगा, इसके आगे भी सवालिया निशान। और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इन सब के साथ नेक्स्ट। आज बहरहाल वज़ीर दिफा हमारे ख्वाजा आसिफ ने हतमी तौर पर यह कहा कि बहरहाल 25 नवंबर तक ये फ़ैसला ज़रूर हो जाएगा। और आप देखिए कि टाइमिंग हमारे तहरीक इंसाफ यानी खान साहब की कि वो 26 नवंबर को कहते हैं जी मैं पिंडी पहुंचूंगा। उसके अगले दिन सीनियर मोस्ट का जो है बहरहाल रिटायरमेंट ड्यू है, जिसके माने पहले होगा। तो देखिए आज ख्वाजा आसिफ साहब ने गाड़ी में बैठे बैठे जो कमेंट्स दिए उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हतमी नतीजे पर उनकी हुकूमत शायद पहुंच चुकी है। मीडिया को लगता है बड़ी जल्दी लग गई है इस सिलसिले में। सर खबर बड़ी है, खबर बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, खबर बड़ी है। और सर ये प्रोसेस डोजियर का कब तक आएंगे? डोजियर यार आपको पहले थोड़ा समझ लें जी कि समरी जब आएगी वहाँ से तो उसके साथ ही डोजियर आएगी। इस वक्त इम्कान कब तक है? मेरा ख्याल है कि आज क्या 21 है, 21 है ना, मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम परसों। और कब तक कंप्लीट होगा? 25 तक जो है 25। जी ख्वाजा आसिफ साहब ने जहाँ और बातें कही वहाँ एक अहम बात ये कही, समरी जब वहाँ से आएगी मेरे साथ इंतहाई बाखबर ख़ास तौर पर फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से फिर ISPR को कवर करते रहें। हमारे अपने सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तजज़िया निगार मतीन हैदर मौजूद हैं। मतीन हैदर, ये जो ख्वाजा साहब का जो कमेंट्स आया इसमें फिर एक जुमले ने मुझे थोड़ा सा चौंकाया, बल्कि अगर आप ये कहें कि मैं कहूँ कि मैं इंजॉय कर रहा था कि वो ये कह रहे जब समरी आएगी तो फिर मैं तारीख़ में जाता हूँ तो लोग कहते हैं भाई आप तारीख़ में क्यों जाते हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जब पास में आपको इल्म है कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए तो कोई समरी नहीं आई थी, और मैंने पहले भी कहा था कि जी मंगला से बुला के कर दिया गया था, जनरल ज़िया के लिए कोई समरी नहीं बनी थी। और ये सब काम भी बहरहाल आपको इल्म है सिक्योरिटी दिफा के लेवल का होता है। अगर आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे कौन मेहंदी साहब थे, तो अभी तक जो क़यास आराइयाँ चल रही हैं, साथ साथ अगर मैं आपसे ये भी कहूँ क्या पहली बार ऐसा हुआ है, और अगर पहली बार ऐसा हुआ है तो पहली बार कुछ और भी तो हो सकता है मतीन हैदर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली मरतबा ये नहीं हुआ, और इस मरतबा भी पस मंज़र में इस वक्त जो पैगाम रसानी हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम डाले जाएं और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम इसमें समरी में ऐड किया जाए। तो उसके ऊपर जो है वो यकीनी तौर पे कुछ इख्तलाफात हैं जिसके बायस समरी अभी तक वज़ीर आज़म ऑफिस में नहीं पहुंची, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है कि समरी अभी नहीं पहुंची। तो यही वजह है कि आज जो वज़ीर कानून है और वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आज इन तीनों अहम तरीन वज़रा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आज मीटिंग थी कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और उसमें तमाम तर पहलुओं के ऊपर मुफस्सल गौर किया गया। और एक मरतबा फिर इस बात पर जोर दिया गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस जिस नाम का कह रहा है वो नाम सिर्फ फहरिस्त समरी में होना चाहिए। अब चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि 25 तक ये मामला हो जाएगा, और देखिए अगर 25 तक खुश उसलूबी के साथ ये मामला हो गया और समरी के ऊपर कन्फ्रंटेशन और इख्तलाफात ना हुए, और दोनों तरफ से यानी PM ऑफिस से और GHQ से अगर नाम के ऊपर इत्तफाक राय हो गया तो फिर यकीनी तौर पे मतीन हैदर टेक्निकली अहम बात बरेलवी साहब आपको नाज़रीन को बताता चलूँ कि मतीन हैदर, अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, टेक्निकली एक पॉइंट में ये बता रहा हूँ, तो फिर फौरी तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट करना होगी,
क्योंकि इसके लिए वो 27 का वेट नहीं करेंगे। टेक्निकली इनको 25 को उनका नोटिफिकेशन निकालना होगा। अगर 25 तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये बड़ा अहम उनका रिटायरमेंट के ऊपर एक टेक्निकल नुक्ता है। 25 को हर सूरत में इस पर मंजर में दो अहम सवाल हैं। एक सवाल का जवाब तो आपने क्लियर कर दिया कि 25 नवंबर तक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 24 घंटे बाद रिटायरमेंट है सीनियर मोस्ट की। लेकिन उसके बाद अगर रवायती तौर पर ये होता, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं कि वाकई GHQ से एक समरी जाती जिसमें 3 नाम होते, जिनमें प्राइम मिनिस्टर होते, अगर माजी में ऐसी मिसाल या रवायत होती तो हम बहस नहीं कर रहे होते। लेकिन जो मैंने एक तो पहली जनरल मुशर्रफ की मिसाल दी, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है, अगर आप फिर मैंने कहा कि मुझसे ज़्यादा आगाह हैं, और मुशर्रफ ने लिख भी दिया कि जब जनरल ज़ियाउद्दीन को बना रहे थे, जो कश्मीरी निजात अपने उनके आर्मी चीफ थे, तो वहाँ पर उनके सेक्रेटरी भी मौजूद थे अपने नवाज शरीफ के, और शायद उन्होंने ये कहा था कि जाएं और समरी मनाएं। गालिबन मेहंदी नाम, अगर मैं फर्स्ट नेम सईद मेहंदी साहब, तो सईद मेहंदी साहब जी बिल्कुल, सईद मेहंदी साहब बिल्कुल आपने सही कहा। तो फिर वो उन्होंने ये रवायत तो यही है कि सेक्रेटरी दिफा जो है वो समरी बनाकर जो है प्राइम मिनिस्टर वो जो है वो भेजता है फाइनल नाम। लेकिन ये रवायत क्योंकि नहीं रही है, इसीलिए तो बहस हो रही है। नाम डायरेक्ट बराह रास्त हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्योंकि जब चुन लेता है 6वें और 8वें नंबर पर। और अभी मैं सुन रहा था कि जी भुट्टो साहब को औरियाना फलासी ने पूछा कि आपने टिक्का खां को कैसे बना दिया, ये तो बूचर ऑफ पता नहीं क्या क्या समझे जाते हैं। भुट्टो ने कहा इज माई मैन, मुझे पता है कि टिक्का खां को जो मैं ऑर्डर दूंगा वो मानेगा। और फिर बाद में आपने देखा कि उन्हें एक ब्रूटस को बनाना पड़ा, जिन्होंने ज़ियाउल हक को जो 8वें नंबर पे थे। इस और अभी ये जो फिर शरीफ जो रवायत बार बार ये कायम कर चुके हैं, आपको इल्म है, तो इसलिए इबहम शायद ज़्यादा नहीं पैदा हो रहा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी, और जो सुनने वाले हैं उनको भी बता दें कि प्राइम मिनिस्टर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आईन पाकिस्तान के तहत मुकम्मल सवाबदीद इख्तियारात हैं कि वो किसी भी नाम को, मेरी एक साबिक सेक्रेटरी डिफेंस से बात हुई तो जब जनरल राहिल शरीफ की अपॉइंटमेंट की जा रही थी, वो भी आपने एक प्रोग्राम में उनका भी रेफरेंस दिया था। बरेलवी साहब, जब जनरल राहिल शरीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो 10 नाम आए थे, 5 नाम पहले आए थे, 5 बाद में आए थे। तो ये बिल्कुल वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि पहली समरी में चाहे किसी का नाम हो ना हो, लेकिन वज़ीर आज़म वज़ारत दिफा को कह सकते हैं कि इसमें नाम मज़ीद ऐड कीजिए। वो नया नाम आखिरी लम्हों में ऐड होता है। और आपकी बात की तायद करूँगा कि वो लेफ्टिनेंट जनरल जिसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वो आर्मी चीफ बनेगा, उसको टेलीफोन जाता है कि भाई आप तैयार हो जाएं, आपको सिपा सलार लगा दिया गया। बिल्कुल ये आउट ऑफ द वे डिसीजंस होते हैं, और ये सारे डिसीजन जब भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किए, बाद में जो आपने लफ्ज़ टर्मिनोलॉजी की माई ओन मैन, तो वो जिसको अपना माई ओन मैन समझते रहे वो इंस्टीट्यूशन के साथ जाता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ, ना कि उस वक्त की हुकूमत के साथ। एक और जिस तरफ इंस्टीट्यूशन मतीन हैदर, आप अगर मतीन हैदर आप मेरे साथ अगर एक और नवाज शरीफ में इख्तलाफात हो चुके थे। अगर मैं आपसे एक कंक्लूडिंग और अगर आपके साथ सवाल ये कर लूँ कि जो दो हमारे कुछ जर्नलिस्ट, आपको इल्म है कि बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई बाखबर नहीं है। जब आर्मी चीफ कमर बाजवा तवातुर से कहते रहे, और उससे बहुत पहले वो ये कह चुके कि मैं रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ वाशिंगटन में, उसके बावजूद, बल्कि मैं आज भी कहीं पढ़ रहा था, जो अपने को एक बहुत बाखबर सहाफ़ी कहते हैं बड़े अखबार के, उससे चंद दिन पहले भी वो कह रहे थे, अभी भी वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आर्मी चीफ कमर बाजवा की तोसी के इम्कानात या कुछ इस तरह लफ्ज़ बलफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, और लेना भी नहीं चाहता कि उनके अल्फाज हैं, मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन ये बात गर्दिश में है, इसके बावजूद कि वो सादा लिबास में अपनी आखिरी मीटिंग कर रहे हैं। मतीन, जी बिल्कुल, वो सादा लिबास में आपने देखा कि वो आर्मी का जो मेडिकल कोर था उसका उन्होंने अलविदाई दौरा किया, और वो बिल्कुल सादा लिबास में वीकेंड पे उन्होंने वो विज़िट किया। लेकिन अगर वो स्टे भी करते हैं, अगरचे कि वो अपनी फेयरवेल मीटिंग्स में भी कह चुके हैं कि वो जा रहे हैं, लेकिन अगर सूरत हाल यकसर बदल जाती है,
फ़ौज की ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया जाता, वो अक्सर किया भी जाता है। और अगर मिलिट्री इसके ऊपर असर्टिव होती है, अपना नाम मनवा लेती है, तो फिर तो मामलात आगे चलेंगे। अगर वो नाम नहीं माना जाता और मामलात ठीक तरीके से नहीं चलते, तो अभी भी अगले 5 से 6 माह लीगली जब तक बाजवा साहब मुकम्मल तौर पे 62 के नहीं हो जाते, यानी 62 ईयर्स के नहीं हो जाते, उसके लिए चंद महीने उनके पास बदस्तूर मौजूद हैं और वो ये रिटेन कर सकते हैं। और पस मंज़र में ये गुफ्तगू हो चुकी है कि अगर किसी नाम पे इत्तफाक ना हुआ तो ही मे कंटिन्यू। तो इसलिए ये आपने जो पॉइंट उठाया बिल्कुल सही है। सूरत हाल किसी भी वक्त इस तरफ जा सकती है और उसके लिए गवर्नमेंट को ऑलरेडी ऑन बोर्ड और उनको बता दिया गया है कि लीगली वो ये ऑफिस रिटेन कर सकते हैं, अगरचे कि कई मरतबा वो कह चुके हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो ये तमाम तर डिपेंड करता है कि किस खुश उसलूबी के साथ अगर इस टॉप ऑफ द लिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इत्तफाक राय हो जाता है, मिलिट्री मान जाती है, इत्तफाक राय हो जाता है, तो फिर तो है। आखिरी बात आपको ये बता दूं कि सारी सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी साहब का रोल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो समरी में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, समरी को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते तक समरी रुक सकती है, जिस तरह के गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट के केस में हुआ। तो सदर आरिफ अलवी साहब चूँकि कमांडर इन चीफ हैं, जितने भी अभी हमारी साबिक डिफेंस सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान में कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, फाइनल सिग्नेचर वो करेंगे। अगर किसी नाम के ऊपर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो समरी को रोक भी सकते हैं। तो इसलिए सदर का रोल भी आपको देखना होगा और वो भी पस मंज़र में बहुत सारी चीज़ों पर अलवी साहब को भी एतमाद में लिया गया। और आपको पता है कि फवाद चौधरी एक ट्वीट कर चुके हैं और उसमें उन्होंने कहा कि अलवी साहब वही फैसला करेंगे जो इमरान खान की ख्वाहिशात होंगी। शुक्रिया मतीन हैदर। और गालिबन मतीन हैदर साहब ने हमारे साथ आखिर में जो बात कही वो बहुत अहम है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को के प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, लेकिन सुप्रीम कमांडर इन चीफ बहरहाल मुल्क का आइनी तौर पर सदर है और उसके दस्तखत उस पर सख्त होना ज़रूरी हैं। इसीलिए हमने देखा कि चारों सूबों में गवर्नरों में ताख़ीर हुई। केपी का गवर्नर अभी तक नहीं चेंज हुआ है। इस एतबार से कितना ही यकीन से कहा जाए कि सीनियर मोस्ट 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ होगा, अभी भी बहरहाल जैसे मैंने कहा कि गिनती शुरू है। 23, 24, 25 तो मज़ीद 72 या 96 घंटे इंतज़ार के बाद या इससे पहले भी कोई सरप्राइज़ हो। एक और बड़ी खबर इस हवाले से कि आज एक अफसोसनाक अदालती फैसला सामने आया है, जिसमें एक बड़ा क्रूड रुथलेस मर्डर एक बड़ी अजीम समाजी कारकुन परवीन रहमान का हुआ और अदालत ने उन मुल्ज़िमों को जिन्हें 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, जिनका 2 बार ट्रायल गया था, उनको उनकी जो है सज़ाओं को कलअदम करार दे दिया। जी हाँ, कलअदम करार दे दिया। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, मेरे लिए तो गालिबन सबसे बड़ी खबर यही है कि परवीन रहमान, जिन्हें मार्च 2013 में इंतहाई बेईमाना तरीके से जब अफ़गान वॉर का सिलसिला जारी था और सवात और उसके गिर्द जो है दहशतगर्द अपने पूरे उरूज पर थे, उसी दौरान उस औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जिसके बानी डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर ने ये तामीर रखी और फिर उनके बाद परवीन रहमान ने जिसको जारी रखा, उन्हें कत्ल किया गया और फिर वो मुल्ज़िम बड़ी मुश्किल से बड़े जेन्युइन मुल्ज़िम पकड़े गए। बड़े केस ने उतार चढ़ाव आए, लेकिन बिलाखिर एक बार नहीं 2 बार ट्रायल कोर्ट ने, जी हाँ ट्रायल कोर्ट ने, GIT बनी, उसने 2 बार ये कहा कि असल में यही 4 मुल्ज़िमान हैं जिन्हें आज हमारी हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को कलअदम करार दे दिया।
14 साल यानी उम्र कैद की 2 बार सज़ाएँ दी गई थी। और अब तो खैर उम्र कैद की सज़ा भी 14 साल नहीं, कि अभी मैं पढ़ रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को जिन्हें उम्र कैद की सज़ा दी वो 20 साल से जेल में हैं। तो गो के कहा यही जा रहा है उनकी फैमिली की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट की सतह पर परवीन रहमान के कातलों की सज़ा को कलाल में कर देना एक इंतहाई जो है भयानक वाक़या और सानिया है। परवीन रहमान की बहन और इस वक्त चेयरमैन औरंगी पार्लर प्रोजेक्ट अकीला इस्माइल मेरे साथ हैं। मैं इसे क्या आपसे शुक्रिया अदा कर सकता हूँ जो आप पे गुजर रही होगी इस वक्त, वो मैं जानता हूँ। अकीला बताएं, उनका कहना यह है कोर्ट का कि ये मुल्ज़िमान बराह रास्त इसमें मुलव्विस नहीं हैं। जी अकीला, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये लोग ये कैसे कह सकते हैं, जबकि एक जुडिशल कमीशन बनी जिसने एंटी टेररिज्म के चार्जेस लगाए, फिर 2 GITs बनी जिन्होंने इन्हीं लोगों को नाम किया। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की उसके बलबूते पर ही हमको भी ये यकीन हो गया कि यही 5 लोग हैं, बल्कि 4 लोग, एक का तो एक मार्जिनल रोल था कि उन्होंने किया है। और जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड है रहीम स्वाति, इसका तो पहले से हमारे साथ था, उनके साथ कंट्रोवर्सी थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग नहीं मिले, जबकि 2 GITs ने और ट्रायल कोर्ट ने इनको ये थोड़ी कि एक कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 GITs बनाए और उन्होंने इनको पॉइंट आउट किया कि यही हैं लोग। ट्रायल कोर्ट में ये प्रूव हुआ। तो ये 2 दिन में आप सिर्फ पढ़ के ये कैसे नतीजे पे पहुंच गए, मुझे तो नहीं समझ आया। क्योंकि एक दिन हम लोग अपीयर हुए और बस उसके बाद ये आ गया। 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ, मतलब 9 साल 8 महीने की जो हमारी स्ट्रगल थी, और हम मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ थे और मुस्तकिल उनकी मदद से ही हम इस नतीजे पे पहुँचे थे, उनके GITs, उनकी बनाई हुई GITs से। तो ये एक दिन में कैसे, 1 या 2 दिन में ये कैसे इन्होंने कर लिया कि ट्रायल कोर्ट को भी रद्द कर दिया, GITs को भी रद्द कर दिया। तो ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। ये इंसाफ का सिस्टम तो नहीं इस तरह करता है। जी हाँ, ये सवाल आपका यकीनन आला अदालतों से बहुत वैलिड है। और ये आपका मैं पढ़ रहा था कि आप कहती हैं कि इन मुल्ज़मान की रिहाई से ना सिर्फ आपके अहले खाना को बल्कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के मुलाजमीन की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। अकीला, देखिए ना, जब तक कन्विक्शन नहीं हुई थी 17 दिसंबर 2021 में, हमें मुस्तकिल थ्रेट्स थे, हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलती थी। और मुझसे ज़्यादा हमारी जो इदारा है OPP, वो तो बिल्कुल उनके सामने ये लोग रहते हैं ना, इनके घर जो हैं, इनकी फैमिलीज़ तो बिल्कुल गेट के सामने इनका रिहाइश है। और ये मुस्तकिल हमारे ताक में रहते थे। जब ये लोग जेल में थे, जब भी उनके लोग जो बाहर थे वो हमें करते थे। तो अब जब ये रिहा हो गए हैं और ये तो समझ गए हैं कि हम कुछ भी करें हमें कुछ नहीं कोई कर सकता, तो अब आप सोचिए कि हम कैसे वहाँ पर जाएंगे, कैसे हमारे लोग वहाँ काम करेंगे। OPP के ऑफिस में 97 लोग काम करते हैं और वो सब ज़्यादातर 80% औरंगी के रिहायशी हैं। तो कैसे होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे जाएंगे ऑफिस, हम कैसे रहेंगे कराची में। अकीला इस्माइल जो जवाब दे रही थी और बार बार तवातुर से जो वो कह रही थी कि कैसे हम वहाँ जाएंगे, कैसे हमारे मुलाजमी वहाँ रहेंगे, तो ये सवाल हमारी आला अदालत हाई कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से है। और यकीनन इसमें सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी और सबसे बढ़कर ये कि सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को एक फ़रीक बनकर उन लोगों को जिनको 8 साल बाद इंसाफ मिला, दोबारा इन मुल्ज़मान को कठहरे में खड़ा करके इंसाफ को दोबारा वापस दिलाना पड़ेगा। एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि बहरहाल लंदन में मुस्लिम लीग नून के तर्जमान होने के दावेदार ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज़ शरीफ ने उन्हें बुलाकर कहा था
कि अरशद शरीफ को टारगेट किया जाए और इमरान खान पर हमले की मनसूबाबंदी भी लंदन में ही की गई थी। पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, मैं तो इसको आजकल जो सियासत है वो ब्लेम गेमी की है कि अभी उमर फारूक के ये इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया था इमरान खान पर कि उन्होंने सऊदी शहज़ादे की घड़ी फ़रोख्त की थी, अभी उसकी बातगश सुनाई दे रही थी कि लंदन में नून लीग के तर्जमान होने के दावेदार तस्नीम शाह हैदर शाह ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब उन्हें मियां नवाज शरीफ ने खुद बुलाकर कहा था कि वो कीनिया में एक शूटर बुलाएं जो अरशद शरीफ को टारगेट करे, और लंदन में भी इमरान खान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई थी कि इन्हें रास्त पर लाना है, रास्ते से हटाना है, और वो भी नए आर्मी चीफ के आने से पहले। बड़ा संगीन इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान में लग रहे होते तो सॉरी टू से कुछ नहीं होता, लेकिन लंदन में न सिर्फ उनका दावा है कि उन्होंने पुलिस से भी रब्ता कायम किया है, पुलिस से रब्ता कायम किया तो खुद ब खुद की केस अदालत में भी चलेगा। हमारे नुमाइंदे मीर इकराम वहाँ मौजूद हैं। विक्रम, ये जो नून लीग का तो ये कहना है कि ये जो कोई नेहात तर्जुमान है इसका कोई ताल्लुक़ कभी नून लीग से नहीं रहा, और ये भी वो कहते हैं कि जनाब इसका बैकग्राउंड जो है, जो भी आप समझते हैं कि जो भी कहे कम है, तो आप क्या कहते हैं कि ये जो ये कहते हैं तस्नीम हैदर शाह तर्जुमान हैं और नून लीग के करीब रहे हैं, उन्हें मियाँ साहब ने ख़ुद बुलाकर ये कहा कि कीनिया में अरशद शरीफ के लिए मुझे शूटर फराहम करके दो, कितनी सदाकत है मीर इकराम इसमें? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इनका बैकग्राउंड यकीनी तौर पे अगर जिस तरह से सामने आया है वो एक क्राइम्स में इनका बैकग्राउंड है। हिस्ट्री बताती है कि ये मुख्तलिफ जराइम में मुलविस रहे हैं, और जिस तरह बाकिया लोगों ने भी इनके बारे में हमें मालूमात फराहम की है तो यकीनन तौर पे इनका बैकग्राउंड ये है। जहाँ तक मुस्लिम लीग के हवाले से बैकग्राउंड, यस, ये मुस्लिम लीग के कारकुन रहे, गुज़िश्ता 20 साल से वाबस्ता हैं बकौल इनके, लेकिन हमने ये एवनफील्ड आते जाते रहे, हमने इनको वहाँ मौजूद देखा है। तर्जुमान के हद तक यस, ये जो नासिर भट्ट के साथ इनकी तस्वीर, नवाज शरीफ के साथ तस्वीर, इनका वहाँ पे होना, तो वाबस्तगी तो मुस्लिम लीग नून से है, इनका ताल्लुक गुजरात से है। वहाँ के दुश्मनदार जिस तरह के इन्होंने अपना बताया कि मेरा ये तारुफ करवाया गया, और ये हकीकत है कि इनकी जो मुलविस होना मुख्तलिफ कत्ल के मुकदमात में और इन चीज़ों में, तो वो चीज़ें सामने आई हैं और इन्होंने तस्लीम किया है, जी हाँ हम अच्छे वहाँ के तगड़े लोग हैं और ये सारी दुश्मनदार लोग हैं। तो इस हवाले से इनको जब ये कहा गया कि ये आपने इमरान खान का जो है उसका कत्ल के लिए बंदोबस्त करना है, शूटर्स का बंदोबस्त करना है, वज़ीराबाद में हम आपको जगह देंगे, तो इन्होंने उसके अंदर शामिल थे। उस साजिश में इस चीज़ की इन्होंने इकबाली बयान दिया है कि मुझे बुलवाया गया, नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके दफ्तर में, और मुझे वहाँ पर मीटिंग में बुलवाया गया, मीटिंग की गई, मुझसे शूटर मांगे गए, ये सारी ये बयान तस्लीम किए इन्होंने। तो बैकग्राउंड होना इनका, क्रिमिनल बैकग्राउंड होना वो भी साबित होता है। मुख्तलिफ जमातों के साथ, आप बहुत सीनियर साथी हैं, आप जानते हैं इस बात को कि हर सियासी जमात में ये विंग्स होते हैं, हर सियासी जमात में ये इस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो खैर बाय प्रोफेशन यही काम करते हैं। ठीक है, मीर इकराम क्यों इनकारी हुए उसकी बड़ी वजह जो हमारे ज़राए से सामने आती है कि जो माजी में इन पे केसेस बने और गुजरात में ये लड़े मरे, तो वो केसेस इनके कायम रहे। इनकी उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म जब बनेगा नून लीग का तो ठीक है मीर इकराम, आप लंदन में हमारे नुमाइंदे इंतहाई तफसील से बता रहे थे कि इनका ये बैकग्राउंड है कि गुजरात में बड़े तगड़े का मतलब ये कि मार दहाड़ से भरपूर इनका किरदार था, और लंदन में भी जाकर इनका किरदार रहा, और उनका ये भी कहना था कि जो कतई तौर पर नून लीग की क़यादत ये नहीं कह सकती कि तस्नीम हैदर शाह का नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं था।
आपको इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो सख्त सिक्योरिटी में होते हैं। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि लंदन जैसे शहर में कोई आम आदमी उनके साथ चले, उनसे हाथ मिलाए। और आपने तवातुर से देखा होगा कि जो तस्वीर नज़र आनी थी उसमें तस्नीम हैदर शाह मियाँ साहब से हाथ मिलाते नहीं, उनके साथ खड़े होते हुए उनके साथ नून लीग के एहतजाज करते हुए भी नज़र आए। बहुत बड़ा सवाल है और क्या लंदन में किया गया है, इसलिए यकीनन अब तक अदालती कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। और जबकि तर्जमान हुकूमत पंजाब ने यह कहा है कि उन्होंने भी तस्नीम हैदर शाह से न सिर्फ राब्ता कायम कर लिया है बल्कि उनसे तफ्तीश के लिए उन्हें यहाँ बुलाया जा सकता भी है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।